है फ्रेंड्स, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 का विज्ञान में केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्या है। चलो आज हम यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इस चैप्टर में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग हो जाएगी रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ है। रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ है जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। उदाहरण के तौर पर हाइड्रोजन H2+O2, ये दो अभिकारक हैं, ये मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा H2O। दूसरा है Mg+O2, ये दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं Mg+O2। अब इसमें हमें एक बात को ध्यान रखना होगा, रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों में पलट नहीं सकते। इसका क्या मतलब है, अगर हम दूध से दही बनाते हैं नहीं पलट सकते हैं। इसका मतलब है दूध से अगर हम दही बनाते हैं तो दही से दूध पुनः नहीं बना सकते हैं, जैसे वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगली हेडिंग क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण होंगे। रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो नंबर 1, भोजन का पकना। अगर आप भोजन बना रहे हैं, जैसे चावल को पानी में डाल के आप चावल बनाती हैं, तो आप पुनः उसे चावल और पानी को अलग नहीं कर सकती हैं। भोजन का पकना। दूध से दही का बनना। ये हो गया हमारे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन नहीं होता।
रासायनिक प्रक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन में भौतिक परिवर्तन नहीं होता। भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। यदि आप दूध से दही बना देंगे तो पुनः दूध को प्राप्त नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं होता है। अब अगली हेडिंग को हमें पता होना चाहिए कि अभिकारक। अभिकारक क्या है? अभिकारक हमें नहीं पता होना चाहिए। अभिकारक अभिकारक वैसे पदार्थ को कहते हैं। अभिकारक वैसे पदार्थ को कहते हैं जो रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं। विक्रिया में भाग लेते हैं। अगला आपकी हेडिंग है उत्पाद। उत्पाद किसे कहते हैं? उत्पाद वैसे पदार्थ होते हैं या पदार्थ को कहते हैं। उत्पाद वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसका निर्माण अभिकारकों से मिलकर बनता है। अभिकारकों से मिलकर बनता है। अब अगली हेडिंग है आपकी रासायनिक क्रिया। तो हो गई, उसमें में से अभिकारक उत्पाद को भी जान दिया। अगली हेडिंग है समीकरण। समीकरण क्या है? तो आपकी अगली हेडिंग बनेगी समीकरण को संतुलित करना। संतुलित करना रासायनिक समीकरण। तो आपको दी गई है समीकरण HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस gives out CaNO3 प्लस H2O। इस रासायनिक समीकरण में तो समीकरण हमारी संतुलित हो गई। देखो इधर पर H 2 है, यहाँ पर है तो 4 है, तो 2 H ये है, 2 H ये है, 4 इधर हो गए। C 1 है, C 1 हमारा है। NO3 2 है, NO3 2 है। O हमारे 2 3 2 5 5, तो 2 यहाँ पर ये माने जाएंगे, 2 2 ये 3 ये, तो ये भी हो गए 5। अगला देखते हैं समीकरण। अगली समीकरण है NaOH प्लस H2SO4 gives out Na2SO4 प्लस H2O। अब हमें ये देखना है यहाँ पर अभिकारक जितने होंगे उत्पाद भी उतने होंगे, तभी हमारी समीकरण संतुलित होगी। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला ग्रुप ये है, दूसरा ग्रुप ये है। पहले ग्रुप में Na1 है, अब उत्पाद में देखते Na2 है, तो हम यहाँ पर 2 कर देंगे, तो हमारे 2 Na हो गए, इधर भी 2 Na हो गए। अब OH भी हमारे 2 हो गए, ठीक है।
आप देखते हैं H2 है हमारे यहाँ पर भी H2 है, SO4 4 है, SO4 4 है, इससे ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी हमें 2 करना पड़ेगा तो OH 4 हो जाएंगे। वह समीकरण हमारी संतुलित हो गई। अगली समीकरण है BaCl2 प्लस H2SO4 gives out BaSO4 प्लस HCl। अब यहाँ पर देखना है, सबसे पहले पहला ग्रुप देखिए Ba एक ही है तो यहाँ पर भी Ba एक है, Cl2 2 है, यहाँ पर Cl एक ही है तो यहाँ पर हम 2 कर देंगे तो 2 हो जाएंगे। H 2 है तो यहाँ पर भी H 2 है तो हमारी समीकरण संतुलित होगी। अगली हेडिंग है रासायनिक समीकरण क्यों आवश्यक है। ये जो समीकरण हम संतुलित करते हैं ये क्यों आवश्यक है। समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहले पॉइंट 1 रासायनिक अभिक्रिया के पहले मतलब अभिकारकों एवं उसके बाद उत्पादों मतलब पहले अभिकारक बाद में उत्पादों प्रत्येक पदार्थों के परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। अभिकारक और उत्पाद की दोनों की संख्या बराबर होनी चाहिए। जब दोनों की संख्या बराबर होगी तो दूसरा है इसमें दोनों तरफ मतलब जब संख्या बराबर होंगी तो दोनों का द्रव्यमान भी बराबर होगा। तो दूसरा पॉइंट है इसमें दोनों तरफ द्रव्यमान बराबर होते हैं या होते जाते हैं। अगली हेडिंग क्या हो गया, अब हमें सब पता हो गया। अब हमें क्या रासायनिक अभिक्रिया जो है कितनी प्रकार की होती है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हमें पता होना चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया। नंबर 2 क्या है, वियोजन अभिक्रिया। नंबर 3 विस्थापन अभिक्रिया। नंबर 4 है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। नंबर 5 अगली हेडिंग है अपचयन
या उपचयन अभिक्रिया। इसी को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। वियोजन अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं, वो हम आगे बताएंगे। पहली हेडिंग है संयोजन अभिक्रिया। पहली हेडिंग है आपकी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। तो इस संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए इस पर देखिए, कोयले का दहन, कोयला का दहन देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। या यहीं पर देख लो, Na प्लस सोडियम प्लस क्लोराइड मिलके बनाता है सोडियम क्लोराइड। अगली हेडिंग है आपकी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में इस अभिक्रिया में उत्पाद वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में वियोजन इस अभिक्रिया में वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। उदाहरण के लिए CO3 gives out CO plus CO2। ये ऊष्मा, जब इस पर CO3 को ऊष्मा दी गई तब ये दो अपने छोटे छोटे उत्पादों में टूट गया। वियोजन अभिक्रिया में वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। नंबर 2 विद्युत
वियोजन अभिक्रिया। नंबर 3 प्रकाशीय वियोजन और वियोजन अभिक्रिया। पहली हेडिंग को देखते हैं, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में अभिकारक को ऊष्मा मतलब गर्मी द्वारा वियोजित किया जाता है। उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। वियोजन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर CaCO3 ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण देते हैं। इसको ऊष्मा दी गई, ये CaO प्लस CO2 के रूप में टूट गया। अगली हेडिंग है विद्युत वियोजन। तो देखते हैं इस प्रक्रिया में क्या होता है। विद्युत धारा प्रवाहित, इस प्रक्रिया में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन को ही विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जल को ही ले लो, दो अणु ले लो यहाँ पर जल के, प्लस जब हम यहाँ पर विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा, तो यह हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के रूप में अलग हो जाता है। अगली हेडिंग है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर AgCl सिल्वर क्लोराइड को जब हम सूर्य का प्रकाश देते हैं, तो यह इसके दो अणु ले लो AgCl के, तो टूटा 2Ag प्लस Cl2। अगर यहाँ पर एक ही अणु से अगर हम यहाँ पर दर्शाएंगे Cl2
तो Ag बनेगा प्लस Cl2 बनेगा, तो Cl2 बनेगा 2A तो इसीलिए यहाँ पर 2 कर दिया। अगली हेडिंग है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से या अलग दो तत्व को विस्थापित कर देता है, इस अभिक्रिया को विस्थापन क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो Fe मतलब लोहा प्लस CuSO4, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। Cu कॉपर, SO4 सल्फेट होता है, सल्फेट गिव्स आउट। तो यह क्या करता है, लोहा अधिक क्रियाशील होता है, Cu कम क्रियाशील होता है, इसलिए Fe की जगह पर लोहा आकर FeSO4 बना देता है, प्लस Cu बनता है, तो ये हुआ कॉपर, ये होता है लोहा सल्फेट। अगली हेडिंग है द्विविस्थापन क्रिया अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में दो से अधिक अभिकारक एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं। यहाँ पर एक ही उत्पाद बदलता था, यहाँ पर विस्थापित कर देते हैं। इस सब क्रिया को द्विविस्थापन क्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर या हम दूसरी भी यहाँ पर परिभाषा दे सकते हैं। दूसरी क्या है, दूसरी परिभाषा वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
चौथे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2। तो यहाँ पर बन जाएगा, देखो अभिकारकों में आदान प्रदान हो रहा है, यहाँ पर Na2 हट जाएगा, BaSO4 बनेगा, यहाँ पर NaCl2 बनेगा। तो ये है सोडियम सल्फेट, ये है बेरियम क्लोराइड, ये हो जाएगा बेरियम सल्फेट, ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। अगली हेडिंग क्या है? अगली हेडिंग है अपचयन। अगली हेडिंग अपचयन या उपचयन या रेडॉक्स अपक्रिया। तो अलग अलग समझ लेते हैं। अपचयन पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि होना या हाइड्रोजन में ह्रास होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना, ऑक्सीजन में वृद्धि होना या हाइड्रोजन की कमी होना अपचयन कहलाता है। अपचयन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए Ca+O2 gives out CO2। अगली हेडिंग है, नहीं ये उपचयन था, ये परिभाषा उपचयन की है। अपचयन देखिए, अपचयन उपचयन है, ये इसे कहते हैं। देखो पदार्थ में, अब इसका जस्ट अपोजिट होगा, पदार्थ में ऑक्सीजन में कमी तथा हाइड्रोजन में वृद्धि होना ही अपचयन कहलाता है। अपचयन कहलाता है। उदाहरण CuO प्लस H2 प्लस Cu प्लस H2O। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की कमी हुई है, हाइड्रोजन की कमी इसलिए यह उपचयन होगा। यहाँ में ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होगी, यहाँ पर ये अपचयन होगा। लेकिन ये पूरी समीकरण रेडॉक्स अपक्रिया का उदाहरण हो जाएगी, रेडॉक्स अपक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। तो रेडॉक्स अपक्रिया जिस अभिक्रिया में
अपचयन तथा उपचयन दोनों हों तो ऐसी अपक्रिया को रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर Cu+H2 gives out Cu+H2 ये गिव्स आउट है। ये हो गई रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया। अगली हेडिंग है संक्षारण। संक्षारण संक्षारण किसे कहते हैं? जब कोई धातु या वस्तु भी कह सकते हैं, वायु, आर्द्रता, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है। उदाहरण के तौर पर लोहा में जंग लगना, चांदी सिल्वर सिल्वर पर काली परत चढ़ना, तांबे पर हरी परत चढ़ना। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तांबे पर हरी परत चढ़ना। अच्छा, इसके बचाव की क्या उपाय है? इसका बचाव कैसे किया जा सकता है? इसका बचाव लोहे पर पेंट लगाकर किया जा सकता है। अगली हेडिंग है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता यह वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी रह जाती है तब उसका स्वाद या गंध बदल जाती है। इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जो सूजी मैदा की जो पूड़ियाँ बनती हैं उस पर जो है ज़्यादा दिन समय तक रखे रहो तो हरी हरी परत चढ़ जाती है ना, वही इसका उदाहरण है।
तैलीय खाद्य सामग्री। अगली हेडिंग है आपकी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। क्षेपी अभिक्रिया जिन अभिक्रिया में उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है। ऊष्मा भी उत्सर्जित या निकलती होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक दहन मीथेन प्लस O2 ये बनता है तो निकलती कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊष्मा। निकलती ऊष्मा। अगली हेडिंग है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। लास्ट हेडिंग है इस चैप्टर ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। जिन अभिक्रिया को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण इसका बहुत आसान है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण ले लो। इसका उदाहरण है वियोजन अभिक्रिया की तरह CaCO3 gives out CaO plus CO2। तो है फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आपके जो मन में सवाल होंगे इस वीडियो में आपको मिल गए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अभी जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।